हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अफसर बनने की राह में। हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा इस सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पूर्व चार पार्ट हम इस सीरीज के करा चुके हैं, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से जनरल साइंस के प्रश्नों को की शुरुआत कराई थी। धीरे धीरे हम प्रश्नों का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी किए गए हैं। इन क्वेश्चनों में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, उनको जानबूझ के मैंने रिपीट किया है ताकि बार बार आप लोगों का रिवीजन होता रहे और आप लोग परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, गर्मियों में जब हम सफेद कपड़े पहनते हैं तो हमें काले या रंगीन कपड़ों के मुकाबले कम गर्मी क्यों लगती है? तो सफेद रंग प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। इसीलिए ये अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकतर प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सफेद रंग अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश ऊष्मा को अधिकांशतः परावर्तित कर देता है, इसीलिए हमें सफेद कपड़ों में कम गर्मी लगती है। जबकि काला रंग इसके ठीक विपरीत सबसे अच्छा ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। यानी काले रंग की बात करें तो ये ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। इसीलिए अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आज की क्लास का, समुद्र में तैरना नदी या तालाब के पानी में तैरने के मुकाबले ज्यादा आसान क्यों होता है? तो आप लोगों को पता होगा, समुद्र के पानी में नमक और लवण काफी मात्रा में घुले हुए होते हैं, जिससे कि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व के कारण समुद्र के पानी द्वारा हमारे शरीर पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, यानी कि उत्प्लावन अधिकांश अधिक लगाया जाता है। यानी कि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। अधिक घनत्व के कारण तैरते समय शरीर पर ऊपर की ओर अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। तो ऑप्शन ए, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, सिनेमा हॉल या बड़े ऑडिटोरियम की दीवारें और छतें खुरदरी या कपड़े थर्माकोल से क्यों ढकी होती हैं? तो ध्वनि के परावर्तन को रोकने और आवाज को सोखने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि सिनेमा हॉलों में साफ और स्पष्ट ध्वनि सुनाई दे सके। नेक्स्ट प्रश्न है, जब चलती हुई बस अचानक मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाहर की तरफ झुक या गिर जाते हैं, ये न्यूटन के किस नियम या गुण के कारण होता है? तो न्यूटन के, याद रखना, न्यूटन का प्रथम नियम, इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी और विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यानी अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहा जाता है। कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। तो जब चलती हुई बस में अचानक से मुड़ती है तो व्यक्ति का शरीर आगे की ओर ही गतिमान होता है। बस के अचानक मुड़ने से वह बाहर की तरफ थोड़ा झुक जाता है या गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा, दिशा का जड़त्व, यहाँ दिशा का जड़त्व कार्य करता है। जड़त्व के नियम के अन्य उदाहरणों में
चलती हुई गाड़ी का अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, ये भी इसी नियम का उदाहरण है। यहाँ खड़ी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये भी इसी नियम का उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन का तृतीय नियम है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट जो छोड़े जाते हैं वो न्यूटन के तृतीय नियम पर ही आधारित होते हैं तथा बंदूक द्वारा गोली चलाई जाती है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचा जाता है, ये सब न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 5, ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग आजकल हाई स्पीड इंटरनेट में किया जाता है, प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पिछली 2 से 3 क्लासों में इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। इसके अन्य उदाहरणों में मरीचिका बनना, जैसे रेगिस्तान में अधिक गर्मियों में दूर से दिखाई देता है पानी, एक प्रकार का ये भ्रम है, मरीचिका का बनना। हीरे का चमकना, तीसरा टूटे हुए कांच का चमकना, ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के उदाहरण हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई या तिरछी दिखाई देती है तथा आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 7, हवाई जहाज में यात्रा करते समय फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकलने लगती है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इस कारण से फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8, सूर्य की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत पृथ्वी से जमीन से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। ये परत हमारे वायुमंडल की दूसरी परत है। जमीन के सबसे नजदीक वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल है, जिसमें कि सभी मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आयन मंडल से रेडियो और टीवी की तरंगे टकराकर आयन मंडल में रेडियो टीवी की तरंगे टकराकर वापस आते हैं। बाहर मंडल हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, पानी की बूंदें पूरी तरह गोल क्यों होती हैं? इसके पीछे पानी का कौन सा विशेष गुण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी द्रव अपने आकृति को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। आप लोग याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई भी द्रव का मुक्त सरा अपनी आकृति को हमेशा न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बिजली के हीटर का जो तार लाल होकर गर्मी देता है वह किस मिश्र धातु का बना होता है? तो बिजली के हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम निकेल और
क्रोमियम की मिश्र धातु है। इस तार का गलनांक बहुत उच्च होता है, जिससे कि इसमें अधिक करंट प्रभावित होने पर ये पिघलता नहीं है बल्कि लाल तप्त होकर चमकने लगता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, पहाड़ों पर खाना पकाने में साधारण बर्तनों में बहुत अधिक समय क्यों लगता है या दाल देर से क्यों गलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कम वायुमंडलीय दाब के कारण पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12, जब हम धूप से अचानक किसी अंधेरे कमरे या सिनेमा हॉल के अंदर जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी, आयरिस द्वारा पुतली के आकार को बदलने में समय लगता है। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार, आप लोग याद रखेंगे, सोनार का उपयोग तो प्रश्न में दिया हुआ है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं या पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए। ये भी प्रश्न कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष आकाश में पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के किन तीन प्रमुख घटनाओं का कारक बनते हैं? तो बारिश के मौसम में पानी की बूंदें, पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वे प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब प्रकाश इन बूंदों से टकराता है तो वह माध्यम परिवर्तन के कारण बूंदें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यानी कि अपवर्तन की घटना होती है। तथा जब बूंदों पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। और बूंद की बाहरी सतह से टकराकर वह वापस आ जाता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो इंद्रधनुष बनने में याद रखिएगा, प्रकाश की 3 घटनाओं का संयोजन होता है। वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15, सड़क पर या खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर के पीछे के पहिए बहुत बड़े और आगे के पहिए छोटे क्यों बनाए जाते हैं? तो देखिएगा, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को उस वस्तु का दाब कहा जाता है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, दाब उतना ही कम होगा। तो ट्रैक्टर के पिछले पहिए चौड़े इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि दाब को कम किया जा सके। कम दाब होने से कीचड़ आदि में कम दाब लगेगा और पहिए जल्दी जमीन में नहीं धंसेंगे। आगे के पहिए इंजन का वजन सहने के लिए और आसानी से ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए छोटे बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी, पीछे के बड़े पहिए जमीन पर बड़ा क्षेत्रफल बनाकर कीचड़ में धंसने से रोकते हैं और ज्यादा पकड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16, दूध से क्रीम अलग करने की मशीन या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का टिके रहना भौतिकी के किस बल पर आधारित होता है? तो समझिएगा फ्रेंड, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसमें केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, इसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तथा इसी बल के बराबर केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसको अपकेंद्रीय बल कहा जाता है।
तो दूध से क्रीम अलग करने वाली मशीन, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का टिके रहना, ये अपकेंद्रीय बल के पर आधारित होते हैं। इसके अलावा कपड़े सुखाने वाली मशीन का जो ड्रायर होता है वह भी अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होता है। प्रश्न संख्या 17, फ्यूज तार जो हमारे घरों के कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जलने से बचाता है, उसमें कौन से दो विशेष गुण होते हैं? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि फ्यूज तार को निम्न गलनांक का बनाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जिससे कि जिसमें अधिक करंट प्रभावित होने से वे आसानी से गल जाता है और हमारे महंगे उपकरण सुरक्षित रह पाते हैं। तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, प्याज और लहसुन को काटते या छीलते समय हमारी आंखों में जो तीखी गंध आती है और आंसू निकलते हैं, वह उसमें किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो सल्फर के यौगिकों के कारण ये इस प्रकार होता है। क्लोरीन का प्रयोग पीने के पानी से पानी में बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए यानी सूखे इलाकों में जबरदस्ती बादल बरसाने के लिए हवाई जहाज से किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस जिस ब्रेथ एनालाइजर का मशीन में फूंक मरवाती है, उसमें किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ब्रेथ एनालाइजर जिसके माध्यम से पुलिस द्वारा यह पता किया जाता है कि ड्राइवर ने अल्कोहल लिया है नहीं, उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, पुरानी किताबों या अखबारों या कॉपियों के पन्ने बहुत सालों बाद धीरे धीरे पीले या भूरे रंग के क्यों हो जाते हैं? तो हवा की ऑक्सीजन द्वारा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। कॉपी या किताबों के पन्ने लकड़ी के बने होते हैं। कागज जो है वो लकड़ी से बना होता है और लकड़ी में सेलुलोज होता है। तो अधिक समय तक ये जब खुला हुआ रहता है तो हवा की ऑक्सीजन के द्वारा सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसी कारण से ये पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, कपड़ों पर लगे लोहे के जंग या स्याही के गहरे दागों को आसानी से हटाने के लिए किस प्राकृतिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। टमाटर तथा अन्य जो बीज वाले फल होते हैं उनमें अक्सर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 23, DSLI माचिस की तीली और डिब्बी के रगड़ने वाली सतह को बनाने में मुख्य रूप से किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लाल फास्फोरस, आप लोग याद रखिएगा, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही महीनों तक नहीं छूटती, उसमें कौन सा रसायन होता है जो त्वचा पर लगते ही काला पड़ जाता है? तो मतदान की समय जो लगाने वाली स्याही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25, शुष्क बर्फ ड्राई आइस जिसका उपयोग आइसक्रीम को ठंडा रखने या स्टेज शो में कृत्रिम धुआं बनाने में किया जाता है, वास्तव में क्या होता है?
तो आप लोग याद रखिएगा, शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रश्न संख्या 26, पीने के पानी के कुओं या बड़े टैंकों में कीटाणुओं को मारने और पानी को साफ करने के लिए किस ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो पीने के पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसमें भी क्लोरीन गैस ही निकलती है, तो इसका प्रयोग भी पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 27, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से पूरी काली हो रही है तो इसका वैज्ञानिक रूप से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ईंधन एलपीजी गैस या लकड़ी का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 28, कारखानों या खदानों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में जब कोयले या सिलिका के महीन कण जमा हो जाते हैं तो उसके फेफड़ों की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो अक्सर कोयले के खदानों या कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के को जो फेफड़े में जो रोग होता है उसको सिलिकोसिस या न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। एनीमिया शरीर में खून की कमी के कारण होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 29, पुराने तांबे के बर्तनों या सिक्कों को जब हवा में लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो उन पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। ये हरा पदार्थ क्या होता है? तो जैसे लोहे पर लाल रंग की जंग लगती है उसी प्रकार तांबे पर जो जंग लगती है वह हरे रंग की परत जम जाती है, यानी कि तांबे का जंग लगना उसको कहा जाता है। इसको किसी वैश्विक क्षार यानी जैसे नींबू का रस आदि रगड़ने से ही जल्दी साफ हो जाती है। प्रश्न संख्या 30, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। शुद्ध सोने 24 कैरेट में कितने प्रतिशत असली सोना होता है और 18 कैरेट में कितना होगा क्रमशः? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये अत्यधिक मुलायम होता है तथा इसके आभूषण नहीं बनाए जाते हैं। इसमें 100% गोल्ड पाया जाता है। आभूषण बनाने के लिए सामान्यतः 18 से 22 कैरेट सोना उपयुक्त माना जाता है। 18 कैरेट सोने में गोल्ड की मात्रा 75% तथा शेष कॉपर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, किस गैस को दम घोटू गैस या साइलेंट किलर कहा जाता है जो बंद कमरे में अंगीठी कोयला जलाकर सोने पर इंसान को बिना जगाए मार देती है? तो बंद कमरे में जब कोयला जलाया जाता है कोयले का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस उत्सर्जित करता है। ये गैस हमारे सांस के माध्यम से खून में पहुंचकर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा 250 गुना तेजी से हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से व्यक्ति की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस गैस को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रश्न संख्या 32, फोटोग्राफी की रीलों फिल्मों को डेवलप करने या साफ करने के लिए किस रासायनिक घोल का उपयोग हाइपो के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी की रीलों को डेवलप करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 33,
मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम पाचन के लिए और हार्मोन जैसे इंसुलिन दोनों बनाती है? तो याद रखिएगा, अग्नाशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से ही कि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह या डायबिटीज रोग भी होता है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, जिससे कि पित्त रस का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शरीर की अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ये मस्तिष्क के आधार में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि हमारी गर्दन में पाई जाती है। आयोडीन की कमी के कारण ये ग्रंथि सूज जाती है, जिसे घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने पर कौन सी प्रसिद्ध बीमारी हो जाती है, जिसे आम बोलचाल में शुगर कहा जाता है? तो अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। पीलिया रोग में हमारे शरीर का यकृत प्रभावित होता है। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसमें बच्चों का शरीर काफी कमजोर हो जाता है, ऐसे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। प्रश्न संख्या 35, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है जो पूरे शरीर में सिग्नलों को दिमाग तक ले जाती है? तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन हमारे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसका कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 36, दूध से दही बनाने के पीछे कौन सा मित्र जीवाणु जिम्मेदार होता है जो दूध के लैक्टोज को एसिड में बदल देता है? तो जब गर्म दूध में दही थोड़ा सा दही मिलाया जाता है, तो उसमें उपस्थित लैक्टोबैसिलस अपना सक्रिय हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है, जिससे कि दूध दही बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूध से दही बनना कौन सी किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्रश्न संख्या 37, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तथा लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में काफी शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, जिससे फटने से ये पूरी की पूरी कोशिका को पचा डालते हैं। गोल्जी गाय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फूड पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन का कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 38,
पेड़ पौधों में जड़ों द्वारा सोखा गया पानी और खनिज लवण ऊपर पत्तियों तक किस विशेष ऊतक द्वारा पहुंचाया जाता है? तो आपको दो ऊतक यहाँ याद रखने हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। काफी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, लेकिन याद रखिएगा जाइलम द्वारा पौधे की जड़ से जल एवं खनिज पदार्थ, जड़ द्वारा जो जल और मृदा से खनिज लवणों को सोखा जाता है उनका पौधों के अन्य भागों तक परिवहन किया जाता है, जबकि फ्लोएम द्वारा पौधों की पत्तियों में निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। याद रखने का तरीका, जा फॉर जाइलम और जड़, जड़ से जल और खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक। फ्लोएम मतलब फूड, यानी पौधों द्वारा भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों की पत्तियों में बनाया जाता है, तो पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। तो यहाँ हमसे पूछा गया पानी और खनिज लवण, तो पानी और खनिज लवण के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39, हमारे नाखूनों और बालों में कौन सा मुख्य मृत प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इन्हें काटने पर दर्द नहीं होता है? तो बालों और नाखूनों में अल्फा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। ये कैरोटीन प्रोटीन से ही जीव जंतुओं के खुर, सींग आदि बने होते हैं। प्रश्न संख्या 40, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी या मैंडिबल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्टेपीज कान की होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो फीमर जो जांग में पाई जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर में कुल वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206, जबकि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। प्रश्न संख्या 41, नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं जो बड़े होने पर आपस में जुड़कर कम हो जाती हैं? तो नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 42, किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता में कमी या बांझपन का खतरा बढ़ता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। इसको सौंदर्य विटामिन के नाम से भी, यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 43, डायलिसिस का उपचार शरीर के किस अंग के खराब हो जाने पर कृत्रिम रूप से खून साफ करने के लिए किया जाता है? तो किडनी का कार्य हमारे शरीर में रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे यूरिया और यूरिक एसिड जैसे तत्वों को छानकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। जब किसी व्यक्ति की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं तो डॉक्टरों द्वारा आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से ब्लड को शरीर से बाहर करके उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी गुर्दा या किडनी। प्रश्न संख्या 44, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली मुख्य ग्रंथि कौन सी है जो तनाव या डर के समय बहुत सक्रिय हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि।
एड्रिनल ग्रंथि हमारी दोनों किडनियों के ऊपर टोपी के आकार में पाई जाती है। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन। एड्रेनल हार्मोन इस ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको लड़ो या ओड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी से सूज जाती है, जिससे कि घेंगा रोग के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 45। टाइफाइड या म्यादी बुखार रोग शरीर के किस मुख्य अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित और संक्रमित करता है? तो टाइफाइड के द्वारा हमारी आंत को सबसे अधिक प्रभावित किया जाता है। प्रश्न संख्या 46। मलेरिया बुखार फैलाने वाला मुख्य परजीवी प्लाज्मोडियम है, लेकिन इस बीमारी को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने वाला वाहक मच्छर कौन सा? तो मलेरिया बुखार फैलने का मुख्य कारण तो मुख्य परजीवी प्लाज्मोडियम है, लेकिन इसका वाहक मादा एनाफिलिज होती है। मादा एनाफिलिज द्वारा जब मलेरिया के मरीज को काटा जाता है तो ये वायरस उसके शरीर में अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर से इसी परजीवी को अन्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे कि उसको भी मलेरिया रोग हो जाता है। तो मादा एनाफिलिज इसका वाहक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। दूध की शुद्धता मापने या दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुदाब मापने के लिए, हाइड्रोमीटर का प्रयोग जल का घनत्व मापने के लिए, जबकि थर्मोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 48। हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने वाला लाल पदार्थ हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन के बिल्कुल केंद्र में कौन सी मुख्य धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही शरीर में ब्लड की जो कमी होती है उसके कारण एनीमिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 49। कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार के लिए डॉक्टरों द्वारा रेडियोथेरेपी में किस चमत्कारी अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेडोन आवर्त सारणी की सबसे भारी गैस होती है। ये एक रेडियो एक्टिव गैस है, जिससे कि रेडिएशन का उत्सर्जन किया जाता है। इस रेडिएशन के माध्यम से ही डॉक्टरों द्वारा कैंसर और ट्यूमर की घातक कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है। आर्गन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 50। मधुमक्खी के काटने या लाल चींटी के डंक मारने पर हमें जो तेज जलन या सूजन होती है वह उनको डंक में किस प्राकृतिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है? तो मधुमक्खी या चींटी के डंक में विशेष रूप से फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो ये रहे आज की क्लास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।
ये हमारी सीरीज का पार्ट 5 था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल पार्ट 6 में।